नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज देखिए हम लोग नए करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपसे अपेक्षा यही करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहिए। और ये जो हमारा वीडियो होता है करंट अफेयर्स का, ये आपके न सिर्फ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए, बल्कि जो भी आप वनडे एग्जाम देते हैं उन सभी वनडे एग्जाम के लिए क्या रहता है, ये रेलेवेंट रहता है। आपसे मैं अपेक्षा यही करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को बहुत भली भांति देखते होंगे, समझते होंगे, उस पर आगे कार्य जो है इस पर करते रहेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आज का टॉपिक बेसिकली हमारा क्या है। थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिए अपनी स्टडी पर। ध्यान दीजिएगा कि आज आपके वर्तमान के प्रयोग करने पर आपका भविष्य क्या होगा, सुंदर, सुखी और समृद्ध होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपनी तैयारी को लेकर के थोड़ा सजग रहा करिए। और आप चूंकि आप घर से बाहर रहते हैं तो आप अपने गार्जियन क्या हैं, स्वयं हैं। इसलिए आपको तय करना है कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब बात करना है, कब चैटियाना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पेरेंट्स आपको नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप भली भांति अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। ठीक है, आइए, कल हमने आपसे पूछा था कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट सम्मेलन का आयोजन अगले महीने किस देश में किया जाएगा। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर बताया था। सभी लोगों ने क्या उत्तर, किसी ने बताया नहीं था, है ना, एक दो लोगों को छोड़ करके। यह आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। जो मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर यही प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया और आपने यहां पर उत्तर नहीं दिया होगा, आप सर पे हाथ रखोगे और रोने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं एक एक प्रश्न देता हूं, एक महीने में कम से कम 25 प्रश्न हो गए, 4 महीने में 100 प्रश्न हो गए। आपके 100 प्रश्न आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे खाली ये देखने पर। लेकिन आप लोग इसका उत्तर नहीं देते हैं, ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी भूल है। मैं बार बार कहता हूं, मेरा गला फट जाता है कहते कहते, भाई उत्तर दिया करिए, उत्तर दिया करिए। लेकिन पता नहीं क्या है, चैटियाने में आप लोग बहुत आगे हैं, लेकिन आंसर देने में पता नहीं क्या जाता है। आपके आंसर देने पर मुझे भैया कुछ नहीं मिलता है। भाई रिप्लाई किया करो आप लोग कम से कम, इतना मैं आपसे अपेक्षा जरूर रखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, इसका उत्तर जाएगा भारत, सी। अगले महीने भारत में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन। अभी हाल ही में 8 जनवरी से दरअसल असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ होगा, इसीलिए यह जो है चाहे चर्चाओं में है। आप जानते होंगे भारत सरकार लगातार वस्त्र उद्योग के लिए प्रयास कर रही है और उस प्रयासों में अगर आप देखेंगे तो हम वस्त्र उद्योग में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े हुए हैं। तो अभी ये वस्त्र उद्योग पर मंत्रियों का एक सम्मेलन होने वाला है, असम के गुवाहाटी में होगा। प्लीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, नोट्स अगर कोई लोग पूछ रहे थे, कई लोग पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स इसमें से वो पॉइंट बनाना है जो मैं कहा करूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आपको नोट करना है। 2-4-6 दिन का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 8 जनवरी से लेकर के असम के गुवाहाटी में जो है इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। थीम इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थीम क्या है आपके लिए, थीम इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवाचार का संगम, ये इस बार की क्या है, थीम है। अक्सर मैं कहता हूं कि ऐसे सम्मेलनों और ऐसे आयोजन की जो थीम होती है, जो विषय होता है, वो पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ जो ऑफिसर्स होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य इसका यह है कि वस्त्र क्षेत्र में नीति, क्या नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, अवसंरचना विकास और प्रौद्योगिकी उन्नति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए एक साझा मंच को प्रदान करना है। यानी कि यह सरकार के उस विजन के अनुसार कार्य करेगा जिसके तहत भारत को वर्ष 2030 तक एक वैश्विक वस्त्र विनिर्माण यानी कि वस्त्र मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है। यह सरकार का टारगेट है कि हम 2030 तक वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर वस्त्र उद्योग में अपने आप को क्या करें, प्रतिस्थापित कर पाएं, अपने आप पे एक बड़े मुकाम को हासिल कर पाएं, जहां पर एक बड़े स्तर का हम निर्यात भी कर पाएं और वस्त्र उद्योग में अपना जो है परचम लहरा सके। यह टारगेट है सरकार का 2030 तक का। ठीक है, इसमें समावेशी विकास, निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजन आदि कई सारे मुद्दों का इसमें जो है टारगेट रखा गया है। ओके, चलिए, तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दरअसल यह सम्मेलन असम के गुवाहाटी में हो रहा है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा एक सम्मेलन का भी हाल ही में आयोजन और भी किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं और इस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर पूर्व के रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प और बांस आधारित वस्त्रों की अपार संभावनाओं को उजागर करना है अपने आप पे। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें रही हैं इसमें एरी, मूंगा और शहतूत रेशम, महिला केंद्रित उद्यम, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच पर विशेष फोकस रहेगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब आप बताइए इसी पर प्रश्न आपके सामने क्या हो जाएगा उत्तर, बताओ भाई। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन जनवरी 2026 में कहां आयोजित किया गया? शिलोंग, गुवाहाटी, आइजोल या फिर कोहिमा में? कहां पर किया गया? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है कि आप इसको ना बता पाए, इजी है, बहुत इजी है, और अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए बताइए। गुवाहाटी इज द राइट आंसर है ना, असम के गुवाहाटी में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसान चीजें हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बताएंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चलिए भाई, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 यानी कि इंडिया एनर्जी वीक 2026 चर्चाओं में रहा है। ठीक है, यह दरअसल भारत ऊर्जा सप्ताह जो है अभी मनाया जाएगा कब से कब तक? तो 27 से लेकर के 30 जनवरी तक के मध्य में। क्या 27 से लेकर के 30 जनवरी तक गोवा में। ठीक है, यहां पर गोवा में डेट याद रखिएगा, जिसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दुनिया भर के मंत्री, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी प्रदाता जो इसमें जुटेंगे। यह एक बड़ा सम्मेलन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता। ठीक है, कि भारत देश को दरअसल किस प्रकार से हम ऊर्जा में क्या कर सके, आत्मनिर्भर बना सके। मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो राष्ट्र जितना ज्यादा सक्षम होगा आने वाले टाइम में उसी राष्ट्र की तूती बोलेगी, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए सरकार कार्बन न्यूट्रिशन पर, एक तरीके से कार्बन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ऊर्जा जो क्षमता है अपनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो आने वाले समय में आप देखिए कि भारत जिस प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रहा है, जिस प्रकार अलग अलग विकल्पों का सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत शिरोमणि के रूप में आगे आएगा। तो यह बात ध्यान रखिए, इसी चीजों को लेकर के यह सम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष के इस पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के व्यवहारिक और मापनीय उपायों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आप जानते होंगे, ठीक है, कि हमने जो है 2070 का क्या लक्ष्य रखा है? 2070 में हमने क्या लक्ष्य रखा है, जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 2070 में हमने क्या लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये कई सारी चीजें यहां पर रखी गई हैं और इसमें पिछला समय जो हुआ था उसमें भी हमने बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इसमें जो है प्रभाव डाला था अपना, और हमने इसमें प्रमुख उपलब्धियां हासिल की थी। इसी रेफरेंस में इस बार का समय भी हो रहा है। इसमें न सिर्फ भारत के लोग होंगे बल्कि अलग अलग देशों के लोग भी इसमें शामिल होंगे जो ऊर्जा क्षमताओं पर बातचीत करेंगे। तो वही सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 के मुताबिक अकेले भारत ही 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग की 23% से अधिक बढ़ोतरी खपत करेगा, जो विश्व में क्या होगा, सर्वाधिक होगा अपने आप। यह जो विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट है इसमें यह बात कही गई है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस विश्व ऊर्जा आउटलुक 2025 की रिपोर्ट को क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो लगे हाथ क्या काम कीजिए, जरा डालिए होमवर्क अपने आप में कि अभी जस्ट क्लास के बाद आप क्या काम करेंगे, इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे। ठीक है, यह मैं आपको देता हूं क्या टास्क, यानी कि टास्क नंबर 1 है आपका, जो कि आपको करना है। ठीक है, मेरे साथ लगातार काम करते रहिएगा, आपको मजा आएगा जबरदस्त तरीके से, आपका सक्सेस बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंडिया एनर्जी वीक भी इसी में मनाया गया था, यानी कि इंडिया एनर्जी वीक 2026 नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों को साथ मिलकर अनुकूल ऊर्जा प्रणाली सुधार करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करेगा अपने आप में। यह भी होगा अपने आप में। ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक देश का प्रमुख वैश्विक ऊर्जा मंच है, जिसमें सुरक्षित, संवहनीय और किफायती ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रणेता, उद्योग जगत के अधिकारी और अन्य नव प्रवर्तक लोग एक साथ जुटते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, अब आप बताइए तुरंत इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026, ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, बताइए भाई साहब। अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे डेट्स अक्सर दिनांक आपसे पूछ जाता है कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, कहां पर आयोजन किया जाएगा, थीम क्या है, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तुरंत मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 से लेकर के 30 जनवरी 2026 के मध्य में। ठीक है, ओके, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 6 लेन वाले
बेंगलुरु, कडपा, विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के यानी कि इकोनॉमिकल जो कॉरिडोर होगा के वनवोलु वंकर खंड पर विटुमिनस कंक्रीट बिछा करके 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, इसीलिए NHAI क्या है, चर्चाओं में है। निश्चित तौर पर NHAI के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, तो उसने जो ये रिकॉर्ड बनाया है इसीलिए क्या है, चर्चाओं में है ये, ठीक है। पहला पॉइंट सेम वही जो मैंने अभी आपको जैसे यहां पर बताया, ठीक है। 343 किलोमीटर लंबा, अब ये किलोमीटर आपको याद रखना है, 343 किलोमीटर लंबा क्या है, कौन सा मार्ग है ये, बेंगलुरु, कडपा, विजयवाड़ा आर्थिक जो गलियारा है, ठीक है, आर्थिक गलियारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय संपर्क को क्या करेगा, मजबूत करेगा। और इसी पर दरअसल क्या किया गया है, बिटुमिनस कंक्रीट बिछा करके जो रोड बनाई गई है और इसी को क्या किया जाता है, इसी को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है, ठीक है। या तेज, अब ये पॉइंट ये वाला आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये पॉइंट भी, ये पॉइंट और ये पॉइंट। दूसरा, या तेज, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है ना। चलिए देखो, NHAI के अनुसार NH 544G के वनवोलु वंकरकुंटा ओडुला पल्ले खंड पर 2 और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास वर्तमान में अभी जारी हैं। अभी तो जो रिकॉर्ड दर्ज किया वो ठीक है, अभी आगे भी इस पर प्रयास अभी क्या है, बाकी हैं, ठीक है। अब NHAI क्या होता है भाई साहब, तो NHAI का पूरा नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इसका पूरा नाम है। हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ ले। यह भारत सरकार की एक क्या है, स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कौन, NHAI, ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत की गई थी। तो स्थापना 1988, अधिनियम NHAI एक्ट 1988 मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ऑटोनोमस बॉडी है, प्रकृति कैसी है, आपकी वैधानिक संस्था के रूप में इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या प्रमुख कार्य हैं, इसके प्रमुख कार्य हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, विकास, रखरखाव, राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन, संचालन, टोल प्लाजा का संचालन और टोल संग्रह, सड़क सुरक्षा, यातायात सुगमता, यानी कि जो है जितने भी चीजें होती हैं यह राजमार्गों से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित, उस पर यह क्या करता है, कार्य करता है लगातार, ठीक है। आइए, उद्देश्य क्या है, देश में एक सुरक्षित, तेज, टिकाऊ और किफायती राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापार और परिवहन सुगम हो, क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत हो अपने आप पे। तो ये सारे क्या है, इसके टारगेट है अपने आप में अल्टीमेटली। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखिएगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए आप लोग इसी पर प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका उत्तर, NHAI ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस कार्य के माध्यम से बनाए हैं, सबसे लंबा पुल निर्माण करके अभी हाल ही में, सबसे तेज टोल संग्रह करके, बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के माध्यम से, या सुरंग निर्माण के माध्यम से। अभी हमने आपको बताया क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आसान चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बताएंगे तुरंत, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के माध्यम से। इसको अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया इसका नाम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अभी आप जानते होंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर गए हुए थे, और ध्यान दीजिएगा खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वह स्थान बड़ी चर्चाओं में हो जाता है, नॉट ओनली इंडिया बल्कि वर्ल्ड लेवल पर। और उसके पीछे का पूरा हिस्ट्री, पूरा इतिहास क्या रहा है, कैसे रहा है, सारा कुछ खंगाल लिया जाता है। सोमनाथ मंदिर के बारे में डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, और आप जानते होंगे कि देश में हमारे भारत देश में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो जो भी आक्रांताएं थे, ठीक है, उन आक्रांताओं ने अगर आप नोटिस कीजिएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किया किसको, हमारी शिक्षा पद्धति को और हमारे मंदिरों को, ठीक है, मंदिरों को तोड़ करके जो है बहुत बड़े विनाश का कार्य किया, और हमारी शिक्षा पद्धति को भी उसने बहुत बड़े स्तर पर क्या किया, नुकसान किया उसका, ठीक है। न जाने कितने मंदिर को गिराए गए, उनके स्थान पर अलग अलग चीजें बनाई गई, और बहुत
अलग चीजें की गई, हालांकि इतिहास के पन्नों में उनको दर्ज नहीं किया गया अपने आप में, क्योंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज कैसे होगा जब हम हिस्ट्री किसकी पढ़ते हैं, मैक्स मुलर की पढ़ते हैं। तो मैक्स मुलर की हिस्ट्री में हम उन इतिहास के पन्नों से रूबरू नहीं हो पाए जो वास्तव में था, लेकिन समय का पहिया घूमा, धीरे धीरे करके हम उन इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं जो हमसे अछूते रह गए थे, जो हमसे रह गए थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सोमनाथ मंदिर के बारे में हम जानते होंगे कितना बड़ा मंदिर था, कितना बड़ा इसका सब कुछ था, लेकिन उसके बाद जो उसका जीर्णोद्धार विवेकानंद जी ने भी करवाया था और उसके बाद जो है कई लोगों ने इसका करवाया जीर्णोद्धार। चलिए, 8 से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व दरअसल 8 से लेकर के 11 जनवरी तक मनाया जाएगा, मनाया जा रहा है इनफैक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक खास पॉइंट है जिसमें इस पूरे समय में पूरे साल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। यह उत्सव मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के साथ हो रहा है। ठीक है, आप जानते होंगे जीर्णोद्धार के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका उद्घाटन वर्ष 1951 में हुआ था अपने आप में। ठीक है, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था 1951 में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर शिव को समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है, सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स है, चूंकि सोमनाथ मंदिर चर्चाओं में है इसलिए इसको याद रख लीजिएगा आप लोग एक बार। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में दरअसल प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर एक स्थित प्रमुख स्थल है। इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अब ये फैक्ट पूछ लेगा कि भाई बताओ सोमनाथ मंदिर का निम्नलिखित में से किस पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और किस तट पर स्थित है यह भी याद रखना है। ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास में यह मंदिर कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। जो भी आक्रांताएं भारत आए उन्होंने एक ही काम किया, मंदिर को तोड़ो, ठीक है, और जो हमारी संस्कृति पद्धतियां हैं उनको खत्म करो। खासकर ब्राह्मणों को भी टारगेट करने का खूब काम किया गया था इसमें, क्योंकि जानते हैं शिक्षा को मजबूत करने में ब्राह्मणों का एक बड़ा योगदान इतिहास काल से रहा है। ठीक है, सिज्जा पद्धति को लेकर के नॉट ओनली ब्राह्मण, इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, सभी का योगदान रहा है, लेकिन ब्राह्मण जो वर्ग रहा है उसने शिक्षा पद्धति को बहुत मजबूती के साथ हमेशा रखा है। ब्राह्मण रोटी नहीं खाएगा, कभी नोटिस कीजिएगा, ब्राह्मण रोटी नहीं खाएगा लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा जरूर से, एजुकेशन जरूर देगा। ये खास बात रही है और यही बात रही है, यही कारण है कि भारतीय संस्कृति परंपराएं आज हमारे सामने जीवंत रूप में हैं। तो ये एक बात हमेशा जानने की, सबसे बड़ा योगदान शिक्षा पद्धति को बढ़ाने में ब्राह्मणों का रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मणों को नष्ट करने का जो कार्य है वह बहुत पहले से होता आया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ब्राह्मण ही है, सहता ज्यादा है, करता बहुत है ना, सहता भी बहुत है, करता भी बहुत है। हालांकि मध्यकाल में वर्गवाद का एक बड़ा सिनेरियो देखने को मिला, जहां पर जो है कई बार कैटेगरी वाइज लोगों ने इसको गलत परसेप्शन में लिया और जिसको आज हम कहते हैं SC ST वर्ग, वो निश्चित तौर पर उनके साथ गलत हुआ। छुआछूत की भावना मध्यकालीन भारत में आई जो कि अपने आप में गलत था, लेकिन आरोप डायरेक्टली जो है ब्राह्मणों पर लगा। गलत बात है, जिसके साथ भी गलत हुआ गलत नहीं होना चाहिए, सबको साथ में रहना है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है, ना कोई बहुत बड़ा कोई अन्य वर्ग है, सभी लोग बराबर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर रहता है, लेकिन मध्यकाल में कुछ भ्रांतियों की वजह से जो है अलग अलग कैटेगरी में लोगों का डिवाइडेशन हो गया, वर्ण व्यवस्था को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया, वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिकता को अलग रूप में प्रस्तुत किया गया और यह जाति में बटा और जातियों में बढ़ते बढ़ते अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार का व्यवहार हुआ, जो देश के नाम पर धब्बा रहा हमारे ऊपर और उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। इसलिए सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है, सबको सब चीज का हक है, सभी को मंदिर में जाने का हक है, सभी को हर जगह पानी पीने का हक है, सभी लोग बराबर हैं, कोई छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। यही भारत की समृद्धि है, लेकिन मध्यकाल में इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ और चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो लेकिन चीजें सुधरनी चाहिए और किसी को किसी चीज पर कोई भी लांछन आज नहीं लगाना चाहिए। आज हम एक बढ़ते हुए भारत की ओर उन्मुख हो रहे हैं, एक विश्व गुरु की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अगर मन में मन मुटाव रहेगा तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे मन से किसी के प्रति द्वेष और भावना है तो उसको निकालते हुए सभी को मिलकर के साथ आगे जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपके मन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां होती होंगी, लेकिन हमें ऐसी कोई भ्रांति या ऐसी कोई बात नहीं रखनी, हमें हमेशा क्या करना है, आगे ले जाना है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वेद में कहा भी गया कि ओम संगच्छम संवदत्तम सम्मो मनस जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संग जनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो और हो विचार समान सबके,
हो विचार समान सबके, चित्त सब एक हो, और ज्ञान देता हूं बराबर, भोग्य पास सब नेक हो। यह भाव हमारे भीतर होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर पर बड़ा आक्रमण, महमूद गजनवी, आप जानते होंगे इनका भाई साहब का नाम, गजब आदमी थे। इन्होंने न जाने कितने बार जो है हमारे देश पर हमला किया, और सोमनाथ मंदिर जो कि अथाह धन और उससे सुसज्जित था, उसको लूटा अपने आप में, है ना। स्वतंत्र भारत में मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के द्वारा हुआ था, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप चालुक्य सोलंकी नागर स्थापत्य शैली में निर्मित है। अब ये पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। इसके 10 के 10 पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंदिर के शिखर पर स्थापित धर्मध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। सोमनाथ मंदिर आस्था, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आप बताइए, जो बातें मैं आपसे कहता हूं एज ए टीचर मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही रास्ते पर ले चलूं। मेरा केवल टास्क यह नहीं कि मैं आपको एग्जाम में क्वालिफाई कर लूं, मेरी हैबिट थोड़ी अलग है। मैं चाहता हूं कि आपके मन में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना या किसी प्रकार का जो अलग भावना दिखे, है ना। आप देश की युवा हैं, कल को आप आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, कल को आप बड़े पद पर जाएंगे। हो सकता है कि आप में से कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है आप में से कोई देश का सीजीआई बन जाए, हो सकता है देश में आप कहीं पर राज्यपाल बने। इसलिए आपके मन में कोई भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अच्छे इंसान बने, हमेशा सफलता से महानता की ओर आगे बढ़े। ओके, चलिए, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस अवधि के दौरान मनाया जाएगा? तो 1 से 4 जनवरी, 5 से 7 जनवरी, 8 से 11 जनवरी या 12 से 15 जनवरी? क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? 8 से 11 है ना, सी होगा क्या? ये होगा, देखो जरा भाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन अभी चर्चाओं में है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन SMFCL ने हाल ही में अपना पूर्ण परिचालन शुरू कर दिया है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये चर्चाओं में भी फिलहाल है ये, ठीक है। आइए, SMFCL का प्राथमिक और विशेष उद्देश्य बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स और समुद्री बुनियादी ढांचे, ठीक है, यानी कि जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है के परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। यह संस्था नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक रणनीतिक वित्तीय इकाई के रूप में काम करती है, जिससे कि परियोजनाओं के तहत तटीय विकास और रसद दक्षता को क्या हो, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह संस्था बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आप बताइए, आप लोग इस पर प्रश्न। भारत के सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस संस्था ने हाल ही में अपना पूर्ण रूप से परिचालन शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्रदान करना है। हवाई अड्डा कहां से आ जाएगा भाई? नहीं होगा हवाई अड्डा, ये रॉन्ग हो जाएगा अपने आप में, यानी कि आपका केवल एक हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। ये ना होगा, कुछ और होगा। आप एक बार सोच के बता दीजिएगा मुझे कि क्या सर यही होगा कि नहीं होगा, बताओ। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो टिक लगा लिया करिए भाई कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। ओके, चलिए, सी ही होगा, है ना, ए होगा। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी चर्चाओं में है। इसने भारत की बढ़ती प्रगति को और मजबूत करने का प्रयास किया है, और इन्होंने कहा है कि भाई देखो, ऐसा है कि इन संस्थाओं ने यानी कि IMF और विश्व बैंक ने 2026 के भारत की जो आर्थिक संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया है। इनके अनुमान कुछ हैं। इनके अनुसार भारत की वास्तविक GDP विकास दर 6.5% से 6.6% के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यह अनुमान भारत को G20 देशों के समूह में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो ये चर्चाओं में अभी रहा है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। ये आपको बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ में आपको क्या काम करना है, IMF और विश्व बैंक के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। क्या पढ़ना है कि विश्व बैंक, ये टास्क नोट कीजिएगा थोड़ा ऑन स्पॉट। ये पहला, दूसरा टास्क है आज आपका। टास्क सेकंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, IMF बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस दोनों के बारे में पढ़िएगा। इसकी स्थापना कब होती है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। ये 4 चीजें आपको इन दोनों में से पढ़नी है। आज ही पढ़ लेना क्लास के तुरंत बाद, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, बस इतना करके आप छोड़ दीजिएगा कि भाई इन्होंने क्या डेटा दिया, इसको छोड़ दीजिएगा आप। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के संबंध में दिए गए अनुमानों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, भारत की विकास दर 5% से नीचे रहने की संभावना है, ऐसा है क्या? दूसरा, भारत 2026 में G20 की सबसे धीमी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, अच्छा जी। तीसरा, भारत की विकास दर 6.5% से 6.6% के रहने के बीच का अनुमान है, ठीक है। डी, वैश्विक मंदी के कारण भारत की विकास दर शून्य रहेगी, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो कतई नहीं होगा ये तो नॉट पॉसिबल है। क्या हो जाएगा बताइए भाई साहब? बहुत आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इसको बताएंगे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत लेट नहीं करना, आपको बताना एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा भाई बताइए आप लोग आंसर इसका? होशियार तो है ही ना आप लोग, बहुत होशियार, मैं जानता हूं आप हद से ज्यादा होशियार हैं, और हद से ज्यादा होशियार हैं तो इसका आंसर बता दीजिए मुझे फटाक से, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट। अच्छा, आज मेरा लग रहा है सारे ऑप्शन मोस्टली सी वाले हैं क्या? कोई बात नहीं। चलिए, RAMP यह एक प्रकार की योजना है, RAMP, ठीक है। यह एक विश्व बैंक की समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य MSME संस्थानों को मजबूत करना और केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देना है। MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को क्या करना है? मजबूत करना है, और केंद्र राज्य संबंधों में जो है और मजबूती को लाना है। केंद्र राज्य मजबूती की संबंध के लिए एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, है ना। तो उसको पढ़ लीजिएगा अलग से आप लोग। सहकारी संघवाद सुना आप लोगों ने, मैंने कई बार आपसे वो उस शब्द के बारे में हमने आपसे चर्चा की है। सहकारी संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो हाल ही में इस योजना के तहत राज्यों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए 3,211 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ने MSME के बीच लंबित व्यावसायिक विवादों को अदालतों से बाहर तकनीकी माध्यमों से सुलझाने के में सफलता प्राप्त की है, जिससे उनके समय और धन की बचत हुई। आप जानते होंगे कि जो व्यापारिक विवाद होते हैं जो MSME सेक्टर के, अब वो अदालत अगर जाएंगे तो सिंपल सी बात है, अदालतों में टाइम बहुत लगेगा। आप जानते होंगे कि दरअसल जो हमारा ये जो एरिया है अपने आप पे न्यायपालिका वाला, इसमें कितना लेट आदि होता रहता है, और इस लेट होने की वजह से बड़ी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो भी हमारे MSME सेक्टर के जो विवाद हैं उनको एक अलग सेक्टर में लेके जाएं और वहां पर तकनीकी माध्यमों से उसको हम सुलझाने का प्रयास करें, ताकि MSME सेक्टर में लेट ना हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट हमारे यहां नहीं होगा, उद्योग नहीं लगेगा, तो हम आर्थिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन मामलों को अलग रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से NGT की स्थापना की गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। जरा बताओ मुझे, NGT की स्थापना कब की गई थी बॉस? बताओ, NGT की स्थापना कब की गई थी? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भी इसलिए की गई थी कि भाई अदालतों पर जो बोझ है वह कम हो, और पर्यावरणीय संबंधित जो भी मुद्दे हो, जो भी विवाद हो, वह कौन सुलझाएगा? वह NGT सुलझाएगा। तो NGT पर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, मेंस में ही प्रश्न आता है, और NGT पर प्रश्न आपके प्री में भी आता है। तो जरा मुझे बताओ कि NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई साहब? जल्दी बताओ, NGT का मुख्यालय कहां पर है और NGT का प्रमुख कार्य आदि क्या है? तुरंत मुझे इसका उत्तर बताइएगा फटाक से। पूछता है, बहुत पूछता है, मुख्य परीक्षक पूछेगा। शॉर्ट नोट्स लिखो NGT पर, है ना, क्या उद्देश्य है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, बस एक पॉइंट अप करके छोड़ दीजिएगा। और ये वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से चलती है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, MSME सेक्टर में बढ़िया काम करेगी, है ना। चलिए बताइए, सूक्ष्म लघु, क्या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए RAMP योजना और ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के संबंध में कौन सा कथन क्या है सही है? बताइएगा। RAMP योजना के तहत राज्यों को 3,211 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। B, ODR पोर्टल का उद्देश्य MSME क्षेत्र के ऋणों को माफ करना है। C, RAMP योजना के केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए है। D, इस योजना का बजट पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित है। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताइए, इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा? बताइए। सभी लोग आप लोग होशियार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। सॉरी, बी होगा क्या? ए होगा, सॉरी ए होगा। ए इज द राइट आंसर, ए। चलिए, YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल अभी चर्चाओं में रही है। यह चीन की है दरअसल, नॉट इंडिया, ठीक है, चीन की है। चीन ने हाल ही में
20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो अपनी अत्याधुनिक गति और गतिशीलता के लिए जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई खास प्रकार का उपग्रह या कोई खास प्रकार की मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका परीक्षण आदि किया जाता है, उसके प्रक्षेपात किया जाता है, तो वह न्यूज में रहती है। ठीक है, इस मिसाइल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मैक 5 ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक की गति है भाई साहब। तो इतनी स्पीड से चलेगी है, जो किसी भी वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए ट्रैक करना और नष्ट करना क्या रहेगा, अत्यंत कठिन काम हो जाएगा अपने आप पे। ठीक है, यह मिसाइल की हाइपरसोनिक प्रकृति और गति सटीक रूप से परिभाषित करता है अपने आप पे। YJ-20 सबसोनिक नहीं है ना, तो यह केवल अच्छा इसको छोड़ दीजिए, अब इतना पॉइंट रखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये दरअसल पॉइंट थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसको इतना याद रखिए आप बस। ये कहां की है, आपकी जो है चाइना की है, और ध्वनि से भी जो है तेज गति से चलती है, 5 गुना तेज गति से चलती है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब आप बताइए, हाल ही में चीन द्वारा परीक्षित, ठीक है, YJ-20 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, या एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति मैक 5 से अधिक है, या केवल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसकी गति ध्वनि की गति से कम है, सबसोनिक है। क्या हो जाएगा? सबसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब पूछता है आप एग्जाम में, है ना। चलिए, अच्छा ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल, ध्वनि प्रदूषण भी आपके एग्जाम पूछा जाता है, ध्वनि प्रदूषण। और एक क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले में आता है, ठीक है, कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कहां पर कितना डेसिबल होता है ना। पत्तों की ससराहट पे क्या होता है, रूम जो आपका होता है कमरा, वहां पर क्या होता है, सड़क पर क्या होता है, डेसिबल कितना प्रदूषण होता है, ये पूछता है एक बार। तो लूसेंट वाली किताब को उठाइएगा आज ही, और लूसेंट किताब से क्या कीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा भाई, क्या क्या किसमें कितना है। ठीक है ना, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, अच्छा इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हाइपरसोनिक मिसाइल है अपने आप पे, ये इसकी गति मैक 5 से अधिक है अपने आप पे। ठीक है, चलिए अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिएगा, यह पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, पहली बात नहीं हो रही। पहले भी कई लोगों ने जीर्णोद्धार इसका किया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसका सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, यह आपको बताना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के लिए आपका प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर के स्थापत्य, धार्मिक और भौगोलिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा बताइए कि यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक पहचान को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है अपने आप पे। बहुत अच्छा प्रश्न है और जिसके आने की संभावना खूब ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लिखेंगे, आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, या मुझसे कोई बातचीत अभी आपको करनी है तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। 8604409201 पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के, यू कैन शेयर विथ मी। ओके, लेकिन पढ़ाई करनी है, इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर जो भी बैचेस चलते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए, वहां भी इसी नंबर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल हमने जो प्रश्न पूछा था आपसे, उसका उत्तर एक बार हम लोग लगे हाथ देख लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था? हमने आपसे पूछा था कि ग्लोबल AI इंपैक्ट समिट का भारत में आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की वैश्विक AI नेतृत्व भूमिका के संदर्भ में इसकी प्राथमिकता पर चर्चा कीजिए। प्रस्तावना क्या दिया था हमने? प्रस्तावना हमने दिया था कि ग्लोबल AI इंपैक्ट सम्मेलन का भारत में आयोजन केवल एक तकनीक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की उभरती हुई वैश्विक AI नेतृत्व भूमिका का प्रतीक है। इसके महत्व और प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं कि भाई इसकी क्या प्रासंगिकता है जो ये सम्मेलन हो रहा है भारत में। ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे हम देखते हैं। यानी कि भारत को वैश्विक AI विमर्श के केंद्र में लाना, यह इस सम्मेलन का क्या है? ऑटोमेटिक जो है एक तरीके से इसका उद्देश्य है। अब तक AI से जुड़ा वैश्विक विमर्श मुख्यतः अमेरिका, यूरोप और चीन के तक सीमित रहा है। भारत में ऐसे सम्मेलन का आयोजन क्या करेगा? ग्लोबल साउथ की समस्याओं और दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर लाने का काम करेगा। दूसरा, इसके अलावा AI के इंक्लूसिव, ठीक है, इक्विटेबल और रिस्पॉन्सिबल उपयोग पर क्या करेगा? भारत की सोच को आगे बढ़ाएगा। इससे भारत केवल टेक्नोलॉजी एडॉप्टर नहीं, बल्कि थॉट लीडर के रूप में क्या करेगा? ये उभरने का प्रयास करेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल AI और AI फॉर गुड के भारतीय दृष्टिकोण को बढ़ावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? रिस्पॉन्सिबल AI, भाई AI का जमाना है और आप जानते होंगे
कि एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। आप जानते होंगे कि आज इस समय क्या हो रहा है कि एआई का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने लिए, समाज के लिए। एआई का इस्तेमाल हमें देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, विश्व को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि एआई का उपयोग हमें मानवता के लिए करना है और एआई फॉर गुड, यानी कि अच्छे कार्यों के लिए हमें एआई का प्रयोग करना है। एआई फॉर गुड, ये भारत इस पर बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है कि जिस प्रकार से एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस पर रोक लगा करके एआई के इस्तेमाल को हम बेहतर कर सके, यह इसका क्या है, मुख्य रणनीति है इसकी। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। आइए, भारत का एआई मॉडल क्या है, मानव केंद्रित है, अपने आप में नैतिक, पारदर्शी और समावेशी है और विकास उन्मुख है। यानी कि एआई को हम सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम करें, नैतिक हो, वह पारदर्शी हो, समावेशी हो, यानी कि एआई का गलत इस्तेमाल हम ना कर पाए अपने आप पे। ठीक है, और मानव केंद्रित हो अपने आप में। सम्मेलन के माध्यम से भारत क्या करेगा, एआई के नैतिक मानकों, यानी कि नैतिक मानकों को सहमति बताने, एआई के नैतिक मानकों पर वैश्विक सहमति बनाने में योगदान देता है यह। दूसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जलवायु और शासन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग का प्रदर्शन करता है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक प्रदर्शन भी करेगा। भारत की उपलब्धियां अलग अलग हैं, जैसे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर। ठीक है, सम्मेलन में यह भी दिखाती है, क्या दिखाती है सम्मेलन, कि बड़े पैमाने पर एआई और डिजिटल तकनीक को लोकतांत्रिक और सुरक्षित ढंग से लागू किया जा सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें जो है इस समय से भारत को मजबूत करेंगे और हम एक वैश्विक लेवल पर एआई समिट को हम क्या करेंगे और मजबूती के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये इसका क्या है, अल्टीमेटली उद्देश्य है। ठीक है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक सहयोग और निवेश को आकर्षित करना, यह इसका उद्देश्य है। नीति निर्माण और वैश्विक मानक निर्धारण में भारत की भूमिका। एआई का भविष्य केवल तकनीक से नहीं बल्कि नियमों और गवर्नेंस से तय होगा अपने आप पे। भाई तकनीक तो आ गई एआई में, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर एआई में अनएथिकल चीजें आ गई तो फिर यह हमारे लिए विकास नहीं बल्कि विनाश का काम करेगा। और यही कारण है कि भारत एआई के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एआई फॉर गुड पर क्या कर रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। संभवतः यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर मुझे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440201 पर। ठीक है ना, चलिए आइए। अब इसके अलावा सम्मेलन के माध्यम से और क्या करेगा, सम्मेलन के माध्यम से भारत एआई गवर्नेंस, डेटा शेयरिंग और साइबर सुरक्षा पर वैश्विक नियमों को प्रभावित कर सकता है अपने आप में। G20, यूनाइटेड नेशन, OECD जैसे मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ये इस सम्मेलन के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं। इसको आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था अपने आप में। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला है यहां पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कल ये प्रश्न मैंने आपको दिया था लिखने के लिए, अब आपने लिखा या नहीं लिखा ये मुझे नहीं पता है। जो लोग लिख रहे होंगे वह बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे होंगे। आप कुछ मत करिए, आप लगातार मेरा वीडियो देखिए करंट अफेयर्स का, आप देखिए कि आपकी पीसीएस तैयारी कितनी जबरदस्त होती है। नॉट ओनली पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन बल्कि वनडे एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा आपको, तो नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। इसके पहले छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए, पीसीएस क्या है, पीसीएस तैयारी आप कर रहे होंगे तो उसके लिए अभी इस पर ऑफर चल रहा है। आप चाहें तो हमारे पीसीएस के बैच से, फाउंडेशन बैच हमारा है, यहां पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस पीवाईक्यूज, आपका सीसैट, हिंदी, एसए, सारा कुछ कंटेंट आपको इसमें कराया जाएगा। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए पीसीएस 2026 लिख करके आप हमें इस नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी हमारे जो कोई कोर्सेज चलते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर्यरो, यूपी पीसीएस का आर्यरो का बैच हमारा, लेखपाल का बैच और बाकी जो भी हमारे बैच चलते हैं उनमें आप इनरोल हो सकते हैं इसी नंबर के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से
पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।